व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है नील कश्यप और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। देखो, हमारी जो ग्रामर बूस्टर की सीरीज़ है उसमें हर 2-3 दिनों पर मैं एक अच्छा सा कंटेंट आपके लिए बनाकर डाल ही देता हूँ। और आज जो हम कंटेंट पे बात करने वाले हैं वो हमारा पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर का प्लान। देखो, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी 5 ईयर के प्लान हुए हैं इससे एक न एक क्वेश्चन आपके हर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो इस कंटेंट को इम्पॉर्टेंट मानते हुए हम इसके एक एक जितने भी हमारे साल में मतलब जितनी भी योजनाएं आई थी सभी को हम लोग अलग अलग समझेंगे और जितना एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरत है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है मैं उसको भी आपको समझाने की वीडियो में कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जो हमारी इस सीरीज़ को प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि हर दिन मैं एक ही योजना पे बात करूँगा। मतलब जो हमारा जो पंचवर्षीय योजना होगा वो किसी एक योजना को मैं हर दिन उठाऊंगा और उस पर मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ हर चीज़ बताता चलूँगा। लेकिन एक आपको एक बेनिफिट भी मिलने वाला है। वो बेनिफिट क्या रहेगा कि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें 12 योजनाओं को मैंने वहाँ पे डाल दिया है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर उस योजनाओं को पहले पढ़ लोगे तो बाद में वीडियोस को देख के आप अच्छे से उसको समझ भी सकोगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जो बेसिक्स हैं वो आपको मैं बतलाते चलता हूँ। तो देखो, पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 में हुई थी सबसे पहले, और लास्ट की जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से 17 हुई। इसके बाद से मतलब 2017 के बाद से कोई भी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान नहीं लाया गया, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर रोक लगा दिया है कि किसी भी प्रकार का अब पंचवर्षीय योजना नहीं आएगा। क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन, जो इससे पहले नीति आयोग था, उसको प्लानिंग कमीशन में कन्वर्ट कर दिया गया है और प्लानिंग कमीशन ही अब हर चीज़ों को प्लान करेगी। तो ये जो 5 ईयर्स प्लान था इसको उन्होंने क्या किया, ऑब्सोलेट कर दिया है। लेकिन फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में इन योजनाओं ने अपना प्रमुख योगदान दिया था। तो हमारी जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1951 में। और जो प्लान लास्ट वाला हमारा था वो कब हुआ था, वो 2012 में हुआ था। तो आप ये बात याद रखिए, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि जो प्लान की शुरुआत हुई थी वो कब हुई और अंतिम प्लान कब इस्टेब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके डिफिनेशन को। देखो, मैं इंग्लिश में सारी डिफिनेशन हमारी इंग्लिश में मिलेगी, लेकिन मैं उसको हिंदी में बतलाता आपको चलूँगा। देखो, यहाँ कहा गया है 5 ईयर प्लान्स वर स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू। देखो, जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के समय में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में इस प्लान की शुरुआत करी गई थी। इंडियाज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951। जो हिंदुस्तान का सबसे पहला पंचवर्षीय योजना था उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1951 ईस्वी में हुई थी। एंड द 12th एंड द फाइनल प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट इन 2017। और जो 12वां और सबसे अंतिम का जो प्रोजेक्ट था ये पंचवर्षीय योजना का वो 2017 में हुआ था। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ इस चीज़ को कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी इन्होंने ही प्लानिंग कमीशन को ला करके नीति आयोग, पहले तो उन्होंने नीति आयोग को लाया था, बाद में नीति आयोग बदल गया हमारा प्लानिंग कमीशन में। तो ये नीति आयोग को ला करके उन्होंने इस चीज़ को ऑब्सोलेट कर दिया, खत्म कर दिया। लेट अस नो हाउ about the important and useful fact about all the 5 years प्लान्स ऑफ इंडिया। अब हम लोग बात करेंगे जितने भी प्लान है, जितने भी प्लान्स थे 5 ईयर के, पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी थी वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। और उसके साथ आपको कुछ फैक्ट भी बताता चलूँगा जिस प्रकार से जो आपके नोट्स में नहीं होगा, जो मुझे याद है वो सारे के सारे फैक्ट्स भी आपको मैं बताता चलूँगा। तो फैक्ट को हम लोग लास्ट में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पहला जो पंचवर्षीय योजना था इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। देखो, इसकी शुरुआत कब हुई थी, द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम वाज फ्रॉम 1951 टू 1956। शुरुआत कब हुई, 1951 में, और खत्म कब हुई, 1956 में। ये जो पहला हमारा पंचवर्षीय योजना था ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेस इसको मिला था, जितनी होनी नहीं चाहिए थी, जितना उम्मीद नहीं किया गया था। जो भी प्लानिंग ली गई थी हमारे हिंदुस्तान में दूसरे कंट्री के मॉडल के अनुसार, तो जो भी उम्मीद किया गई थी, गवर्नमेंट ने जो उम्मीद किया था उससे उनको बहुत ज़्यादा, मतलब समझो तो मोर देन एनफ, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उनको बेनिफिट नजर आया इस प्लानिंग को हिंदुस्तान में लाने पर। उसके बाद दूसरा क्या है, ये है द स्कीम वाज बेस्ड ऑन हैरो डोमर मॉडल। ये वीबीआई पॉइंट है। जो वीबीआई पॉइंट रहेगा वो मैं
2-3 बार रिपीट कर दूंगा कि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, आप वीडियो देख कहीं अच्छे से याद कर लो। तो ये जो स्कीम था वो बेस्ड किस पे था, तो वो हैरोडोमर मॉडल पे बेस्ड था। अब ये हैरोडोमर मॉडल क्या है, तो इसको हम लोग इस डायग्राम के हिसाब से देख सकते हैं। देखो हैरोडोमर मॉडल जो होता है वो 3 बेसिक उसमें कंटेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है हाउस होल्ड, उसके बाद होता है हमारा बिजनेस, और तीसरा होता है हमारा गवर्नमेंट। तो इन सबों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। जैसे कि कोई हमारे लिए काम कर रहा है, देखो हम इस चीज़ को समझते हैं गवर्नमेंट से। देखो सबसे पहले गवर्नमेंट से समझने से पहले देखेंगे कि ये चेन है। देखो ये एक प्रकार का चेन है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट हमारी हाउस होल्ड से हमसे भी जुड़ी हुई है, और साथ साथ में जो बिजनेस होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं बिजनेस के या फिर हाउस होल्ड के, उससे वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट का कनेक्शन। देखो गवर्नमेंट क्या होता है, देखो सब गवर्नमेंट को फायदा मिलता है हाउस होल्ड से, कैसे, तो टैक्सेस और लेबर से। देखो लोग मेहनत करेंगे तो उसके बाद उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो ये फायदा किधर से मिल रहा है, तो हाउस होल्ड से। मतलब कि जो घरेलू लोग होते हैं, मतलब जो हिंदुस्तान के अपने लोग हैं, मतलब यहाँ की जो जनता है, उनसे उनको टैक्स मिलता है। और टैक्स कब मिलता है, जब वो मेहनत करते हैं, अब जब वो कमाते हैं। अब क्या है, तो उसके बदले गवर्नमेंट उनको क्या करती देती है, तो उनको सर्विसेज देती है, मतलब उनको मौका देती है, जैसे कैसे काम करना है, कहाँ काम करना है, और कहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। और उसके बदले वो क्या देता है गवर्नमेंट, किसी भी हाउस होल्ड को, मतलब सामान्य लोगों को, तो वो उनको इनकम प्रोवाइड कराता है। अब ये तो रिलेशन था गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ। अब हाउस होल्ड का रिलेशन देखते हैं बिजनेस के साथ कैसे होता है। हाउस होल्ड लेबर देता है, मतलब वो जाएंगे क्या करेंगे, लेबर, मतलब वो जाके उसके यहाँ काम करेंगे। मतलब कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जब होती है, इंडस्ट्री बनता है, कोई भी बिजनेस की शुरुआत होती है, तो उसमें काम करने वाले लोग चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो लेबर करेंगे, वो मेहनत करेंगे, और उसके बदले उनको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। तो वो अब बात क्या है, लेबर भी करेंगे, पेमेंट मिलेगा, और उसके बदले में बिजनेस से उनको क्या मिलेगा, तो बिजनेस उनको इनकम देगा एंड गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेस होगा तो अगर जरूरत पड़ेगी कोई भी सामान की या फिर कोई भी सुविधा की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा रिलेशन होता है बिजनेस का गवर्नमेंट के साथ। तो बिजनेस का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन क्या है, यहाँ सर्विसेज और पेमेंट्स मिलेंगे, किन के तरफ से, गवर्नमेंट देगी किनको, बिजनेस वाले को सर्विसेज। अब कोई चीज की जरूरत है, कोई स्कीम चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, गवर्नमेंट से मिलेगा। और पेमेंट्स भी साथ में, वो पैसे के रूप में भी वो उनकी मदद कर सकती है। तो बिजनेस से गवर्नमेंट को क्या फायदा मिलेगा, तो वहां से बिजनेस जब कोई भी काम करेगा, कोई बिजनेस जब वो अर्न करेगा, तो वो टैक्सेस जनरेट करेगी, वो टैक्सेस देगी जनरेट करके, किनको, तो गवर्नमेंट को देगी। साथ में गुड्स एंड सर्विसेज। देखो कोई भी बिजनेस होगा वो गवर्नमेंट का ये हाउस होल्ड से एक ही प्रकार से मदद कर सकती है, वो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके साथ साथ में टैक्सेस और इनकम। इनकम देगा किसको, हाउस होल्ड को, और टैक्सेस किनको मिलेगा, तो हमारे गवर्नमेंट को मिलेगा। तो आप हैरोडोमर मॉडल को समझें। हैरोडोमर कौन थे, मैं इनके बारे में अभी तुरंत ही चर्चा करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा, इट्स मेन फोकस वाज ऑन द एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखो हैरोडोमर मॉडल या फिर जो भी था, ये तो हमारे बेसिक्स थे, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे मॉडल का नाम। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में किन चीजों पर फोकस किया गया था, तो सबसे पहला यहाँ जो फोकस था वो हमारा था एग्रीकल्चर के ऊपर। मतलब जो कृषि होगा वो किस प्रकार से हो, कृषि की प्लानिंग कैसे किया जाएगा। जो भी कृषि, हमारा हिंदुस्तान आपको पता है कृषि प्रधान देश है। हमारी जो जीने का तरीका है वो कृषि पर है। हम लोग जो पैसे कमाते हैं, हम लोग को जो भी अन्न मिलता है, अनाज मिलता है, वो हमारे कृषि से मिलता है। और कृषि कहाँ है, तो कृषि है गाँव में। आपको शहर में तो कृषि नहीं है। और जब 1950 का टाइम था तो उस समय में हमारा कंट्री उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो डेवलपमेंट भी चाहिए। देखो सबसे पहले क्या, कृषि चाहिए, क्योंकि अब खाना ही नहीं रहेगा तो लोग, जनता भूखे मर जाएगी। तो कृषि प्रधान, सबसे पहला हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश जो बनाया गया था वो इसी फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के द्वारा हुआ था। ये जो फर्स्ट प्लान आया था पंचवर्षीय योजना का, इसी के जरिए हुआ था। और उस एग्रीकल्चर, देखो सबसे पहला पॉइंट हमारा आया था एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के बाद था सेकेंड नंबर पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर को ठीक करना था, उसके बाद क्या करना था, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कंट्री को कैसे डेवलपमेंट करना है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तो उसी टाइम में हिंदुस्तान को छोड़ गई थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से हिंदुस्तान को चलाया था। लेकिन अब जो बागडोर था वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पे, साथ में हिंदुस्तान के लोगों पे था। तो ये कैसे वो पूरा कर सकते, तो वो तब पूरा हो सकता है जब हिंदुस्तान हमारा डेवलप करता है, मतलब उसमें डेवलपमेंट आती। किसी भी फैक्ट में देखो डेवलपमेंट
नॉट इन द फैक्ट ऑफ पीपल माइंडसेट होता है। हिंदुस्तान की ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे उस समय में कुछ ऐसे भी चीज़ देखी गई थी कि हमारा हिंदुस्तान डिपेंडेंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पे, तो वो इंडिपेंडेंट तो हो गया, गवर्नमेंट तो पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन जो लोग थे वो आज भी डिपेंडेंसी पर थे। लेकिन वो इंडिपेंडेंट कैसे होते? तो वो तभी हो सकते थे जब हमारे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट होता। अब नेक्स्ट हमारा था क्या, द स्कीम वॉज सक्सेसफुल। देखो जब ये स्कीम लाई गई थी तो गवर्नमेंट को उम्मीद नहीं था कि उतना ज़्यादा डेवलपमेंट या फिर उतने अच्छे से मतलब इस स्कीम का सक्सेस होगा, वो सफल होगी। लेकिन इसकी स्कीम बेहतरीन तरीके से सक्सेस हुई, वो सफलता का रेट मोर देन एक्सपेक्टेड था एंड द ग्रोथ रेट ऑफ 3.6%। देखो हिंदुस्तान तभी आज़ाद हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से, और उसके बावजूद भी 3.6% का डेवलपमेंट हुआ, हमारा ग्रोथ हुआ, और वो भी इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। फिर भी हमने जो ग्रोथ रेट लिया था वो कितना लिया था, 3.6% को अचीव किया था। नेक्स्ट है हमारा, देखो अब तो ये कंटेंट था हमारा कौन सा, बेसिक, जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, मतलब आपके एग्जामिनेशन में आपके जो स्टैंडर्ड क्या है। देखो यूपीएससी लेवल का मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये स्टैंडर्ड लेवल का एग्जामिनेशन का है, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, इसमें आपको इतने ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट होते हैं जिन पे हम, जो मुझे याद है मैं आपको बताते चलता हूँ। देखो इसका मॉडल था वो कौन सा मॉडल था, तो वो हैरोल्ड डोमर मॉडल था। अब यहाँ पे दो व्यक्ति का आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, एक है रॉय हैरोल्ड और दूसरे का नाम है इवेसी डोमर। देखो रॉय हॉवर्ड जो थे ये हमारे इंग्लैंड के थे, आपको बता देता हूँ इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, और ये इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट थे। और जो इवेसी डोमर थे ये रशियन थे। ये दोनों अलग अलग मुल्क के थे, लेकिन इन्होंने इस मॉडल को बनाया था क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट थे। और इकोनॉमिस्ट, देखो कंट्री के बीच एक लड़ाइयाँ होती है, लेकिन जो कंट्री के लोग होते हैं उनके बीच लड़ाइयाँ नहीं होती। उनके जो नीति होती हैं, उनकी जो मतलब जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी भी कमीशन को या फिर किसी भी प्लान को बनाने का, वो एक दूसरे से मैच करता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है वो रॉय हैरोल्ड और इवेसी डोमर के द्वारा बनाया गया था। इन दोनों का एक विचारधाराएं थी जिनका इस्तेमाल हमारे हिंदुस्तान का जो पहला पंचवर्षीय योजना था, फर्स्ट 5th ईयर प्लान था, उसमें इंप्लीमेंट किया गया था। तो आशा कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हो, अब मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और भी अच्छी अच्छी फैक्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें सबसे पहला ध्यान दिया गया था किस चीज़ के ऊपर, तो सीडीपी। देखो सीडीपी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सीडीपी का अर्थ होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो सीडीपी एक्चुअली क्या होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब करी गई थी, तो 1952 में की गई थी। आप इस चीज़ को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं आपको बताते चल रहा हूँ, और ये शायद आप नोट कर लेना, क्योंकि ये शायद हमारे देखो एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए, बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए और रेलवे के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं प्रिंटेड आपको दिया हूँ, लेकिन जो लिख रहा हूँ वो शायद आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में, क्योंकि ये आपको मदद करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सीडीपी, अब देखो सीडीपी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सीडीपी होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारी समाज होती है, हमारी समाज उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पूरी तरह से डिपेंडेंट थी। तो जब इंडिपेंडेंट हुआ हमारा हिंदुस्तान, तो सारा का सारा जो अब जब लोकल पीपल होगी वो डिपेंडेंट किस पे हो जाएगी, तो गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हम पर डिपेंडेंसी आए, वो लोग भी अपने जगह पे आज़ादी से लिबरेट होकर के हर काम को कर सके। तो इसके लिए 1952 में प्लानिंग कमीशन की जब शुरुआत हुई थी, उसके अगले ही साल सीडीपी को बुलाया गया। सीडीपी कम्युनिटी को डेवलप करता, हमारे जो हिंदुस्तान के जो नागरिक थे उनको एक रहने का, उनको जीवन जीने का और काम करने का एक नया उनको तरीका बतलाता, जिसके कारण वो अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते और कुछ अर्न कर सकते। हैरोल्ड डोमर मॉडल का एक ही कथन था कि आपके कंट्री में डेवलपमेंट जो होगा वो एग्रीकल्चरल बेसिस पे, प्राइस मतलब बिजनेस बेसिस पे, गवर्नमेंट के मदद से साझा स्वरूप में, मतलब एक दूसरे के साथ मिल करके होगा। उसके बाद दूसरा था हमारा, इसमें दूसरा जो पॉइंट हमारा है, सेकंड नंबर पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। दूसरा जो पॉइंट हमारा है, इसको आप अच्छे से समझो। ये क्या कहता है, करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। देखो हमारे इक्विलिब्रियम मतलब जो हमारा जो इकोनॉमी था, इकोनॉमी यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ, इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम को बैलेंस करना। किस चीज का डिसइक्विलिब्रियम था, तो वो था इकोनॉमी का। देखो हिंदुस्तान बहुत बड़ा हुआ करता था उस टाइम में। हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी हमारा था, पाकिस्तान के साथ साथ इधर हमारा बांग्लादेश भी हुआ करता। तो उस टाइम बहुत बड़ा हिंदुस्तान होने के कारण जो इकोनॉमी का जो बैलेंस था वो अच्छे तरीके से नहीं था,
क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही डिफरेंट तरीके से टैक्स को हमारे हिंदुस्तान से लेती थी। तो उनका स्टैंडर्ड अलग था, लेकिन उस डिसइक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया था, हैरोल्ड डमर को मॉडल को लाया था। और वो क्या करता था, वो प्राइस जो होगी हर एक स्टेट में बराबर होगी, और जो भी चीज़ का आपको मतलब कोई भी अगर आप बिजनेस इंस्टीट्यूशन से अगर आपको पैसे मिलेगा या भत्ता मिलेगा या जो आपको सैलरी मिलेगी, उसका भी उन्होंने क्या किया था, एक स्टेबिलिटी और एक बेंचमार्क स्थित किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पॉइंट था, क्या थर्ड नंबर पॉइंट था हमारा, बैलेंस इन डेवलपमेंट इन नेशनल इनकम एंड इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। इसमें क्या था, नेशनल इनकम को देखो, थर्ड नंबर पॉइंट हमारा क्या था, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होता है, देखो नेशनल इनकम का अर्थ हुआ हिंदुस्तान में रहने वाले जितने लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी कितनी मिल रही है, उनको पैसे, उनको जो मतलब जो रिम्यूनरेशन गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है वो किस स्टैंडर्ड का मिल रहा है, क्या वो बराबर है, क्या काम करने के हिसाब से आपको पैसे मिल रहे हैं। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए नेशनल इनकम का क्या किया गया, तो उसको उसमें डेवलपमेंट किया गया, उसको बैलेंस कराया गया। और लिविंग का स्टैंडर्ड दूसरा हमारा क्या आया कि लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड मतलब आपको मैं इस चीज़ को बताता हूँ। देखो लिविंग स्टैंडर्ड बदलने का अर्थ क्या हुआ कि जो लोग ब्रिटिश इंडिया के समय में थे तो वो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में होते थे, वो लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, वो लोगों को देखो बहुत सारे नियम कानून को फॉलो करना पड़ता था। जो डिस्क्रिमिनेशन जो होती थी हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स के द्वारा, वहाँ के आर्मी, वहाँ के मिलिट्री, वहाँ के लोगों के द्वारा हम हिंदुस्तानियों पे, वो क्या करता था, वो एक प्रकार का मतलब समझो तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन से भी गंदी बात कह सकते हो उसको, ऐसा गंदा भेदभाव जो कि लोगों को इंसानियत मतलब इंसान थे ही नहीं हम लोग उनके नज़र में। तो अब हम लोग जब आज़ाद हो गए तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी अच्छा नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ को नहीं जानते थे, कैसे रहना है, किस प्रकार से अपने जीवन का यापन करना है, किन चीज़ों का फ़ायदा गवर्नमेंट से लेना और गवर्नमेंट को किस प्रकार से सपोर्ट देना है। तो इसके लिए लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को क्या किया गया था, ठीक कराया गया था, मतलब उसको डेवलप कराया गया था। किस प्रकार से, तो इसी हैरोल्ड डमर मॉडल के द्वारा। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये चीज़ हुआ था। उसके बाद क्या था, इम्फेसाइज्ड ऑन एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी एंड पावर एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट आया था उसमें क्या था, एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर अब एग्रीकल्चर में किस प्रकार से चेंजेस करने हैं, एग्रीकल्चर में मतलब किस प्रकार का खाद का यूज़ करना है, कौन से सीड्स का इस्तेमाल किया जाएगी, कौन सी नई टेक्नोलॉजी को लाया जाए जिससे कारण हिंदुस्तान की जनसंख्या जो भी है, जो उस टाइम में हिंदुस्तान की जनसंख्या जो भी थी वो भूखमरी का शिकार ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान में उस टाइम में आपको पता होना चाहिए फ्लड एंड फेमाइंस आते रहते थे। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए और जो भी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे हिंदुस्तान ज़्यादा ग्रसित ना हो जाए, इसके लिए एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना, बूस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद थी हमारी सेकेंड नंबर प्राइस स्टेबिलिटी। अब प्राइस स्टेबिलिटी क्या, प्राइस स्टेबिलिटी। अब प्राइस स्टेबिलिटी क्या, देखो प्राइस स्टेबल करने का अर्थ होता है कि हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स रहेंगे उन सभी स्टेट में जो भी सामान होगा समान भाव पे मिलना चाहिए और वो स्टेबल रहना चाहिए। साथ में दूसरा क्या कि गवर्नमेंट एक हर चीज़ों का प्राइस जज करके देगी कि इस चीज़ का दाम इतना नहीं होना चाहिए। अब जैसे अब इमेजिन कीजिए प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहती तो क्या नुकसान था। तो ऐसा हो सकता था कि जैसे कि अगर बाय द वे 1 केजी चीनी की कॉस्ट उस टाइम में 1 रुपया हमारे बिहार में थी, तो 1 रुपया 10 पैसा वेस्ट बंगाल में होती और 2 रुपया दिल्ली में हो सकता था और 5 रुपया हमारा मुंबई में हो सकता था। तो इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब एम्फसाइज किया गया था, उसको लाया गया था। उसके बाद था पावर एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखो पावर, देखो हिंदुस्तान उस समय में बिजली अच्छी से नहीं थी, जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह थी उस टाइम में उतना ज़्यादा नहीं थी, हर एक स्टेट इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ करता था। तो पावर को जनरेट करने का जो भी तरीका होना चाहिए था, जो भी मतलब पावर प्लांट बनाने थे, उन सब चीज़ों का इस समय में बहुत ज़्यादा गठन हुआ था। उसके बाद था हमारा नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांसपोर्ट में, देखो ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। एक
स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को या जो भी नीड होती है उसको ले जाने में, या फिर लोगों को भी एक जगह से दूसरे जगह जाने में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम में जो हवाई जहाज वगैरह का इस्तेमाल करती थी तो वो पर्सनल यूज़ के लिए करती थी। ट्रेन भी इवन कि उनके ही कंट्रोल में 100% से था। तो हिंदुस्तान के लोग बैलगाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि उन्होंने दूसरे कंट्री के मॉडल्स को देखा कि किस प्रकार के दूसरे कंट्री अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और किस लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करके या फिर किस प्रकार के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को उन्होंने बैलेंस करके रखा। इसलिए उन्होंने बहुत सारे एरोड्रम्स को भी बनवाया, शिप यार्ड्स भी बने, साथ में पोर्ट्स भी बने, साथ में जो सड़क का निर्माण हुआ था वो भी इसी समय में 1951 से लेकर 1956 के टाइम में सड़क का ट्रांसफॉर्मेशन भी कराया गया था, या फिर नए नए जो नेशनल हाईवेज थे उनको भी बनाया गया था। देखो फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, ये था सक्सेस के ऊपर। तो इस फर्स्ट फिफ्थ ईयर प्लान का जो हमारा सक्सेस था वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड था। क्यों? क्योंकि जो हार्वेस्ट हुई थी, देखो उस समय में जो मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया गया था, नए नए मीन्स को दूसरे कंट्री से हेल्प में लिया गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद किया किनको, तो हिंदुस्तान के लोगों को, जिसके कारण जो हिंदुस्तान के फार्मर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हार्वेस्ट किए। और वो भी कब? 2 सालों में। मतलब प्लानिंग की शुरुआत 1951 में हुई थी और 1951 से लेकर 1953 का जो टाइम था, मिडिल का टाइम, उस टाइम में एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट कर गया और जितना उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा क्रॉप्स आए। और जिन्होंने मतलब हिंदुस्तान की डिपेंडेंसी जो दूसरे कंट्री पे थी हमारी, आपको पता होना चाहिए अमेरिका से, साथ में हमारे चाइना से और बगल के बहुत सारे मुल्क से हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ आते थे। तो वो डिपेंडेंसी हमारी इस फर्स्ट फिफ्थ ईयर प्लान में संपूर्ण रूप से समझो तो खत्म हो गई। और इसको खत्म होने पर हिंदुस्तान को एक बहुत ही अच्छा सक्सेस मिला अपने फर्स्ट मॉडल को देखते हुए। इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने जो सेकेंड मॉडल को लाया उसमें जो डेवलपमेंट कराया था वो करीब करीब थोड़ा सा मिलता जुलता है हमारे फर्स्ट ईयर प्लान के आउटपुट से। देखो आउटपुट क्या आया था, देखो जो भी चीज़ आउटपुट आ रहे थे तो उसी चीज़ को आउटपुट को ठीक कराया गया था, आउटपुट को डेवलप कराया गया था हमारे सेकेंड फिफ्थ ईयर प्लान में, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी ज़्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी धीरे धीरे फ्लोरिश होना शुरू हो गई थी। तो यही सब पॉइंट देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमारा फर्स्ट ईयर प्लान के लिए। वैसे आपको बता दूं, यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख गए हो तो आपको वीडियो सीरियसली अच्छी लगी होगी और मेरा समझाया हुआ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना क्योंकि उनको भी समझ में आ सके कि किस प्रकार से मैंने चीज़ों को आपके सामने में पेश किया है। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन जरूर दबाना क्योंकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक समय से जा सके। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इससे रिलेटेड जो MCQ वगैरह होगा, अगर मुझे कोई स्पेशल MCQ मिलता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF जो हमारा कंटेंट का है उसके नीचे में MCQ को डाल दूंगा, आप वहां से MCQ लेकर के भी पढ़ सकते हैं और अच्छे से जो भी हमारा प्लानिंग कमीशन का जो भी क्वेश्चंस SSC या फिर बैंकिंग या फिर रेलवे में पूछा गया है वो सारे के सारे प्रीवियस रहेंगे वहाँ पे। आप अगर पूरा का पूरा रट जाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके प्लानिंग कमीशन से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। तो आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट डे प्लानिंग कमीशन का दूसरा वाला प्लान, मतलब सेकेंड फिफ्थ ईयर प्लान जो 1956 से लेकर के 1961 तक हुआ था, उसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट कंटेंट के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।